नमस्कार दोस्तों। हाल ही में कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे विपक्ष शासित राज्यों में जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पे राज्यपालों द्वारा विधानसभा के उद्घाटन सत्र में अभिभाषण नहीं पढ़ा गया या फिर आंशिक रूप से पढ़ा गया और फिर कई जगह तो सदन से वॉकआउट करने की घटनाएं भी सामने आई है। अब इन सारी घटनाओं की वजह से एक बार फिर से अनुच्छेद 176, राज्यपाल की भूमिका और राज्यपाल की क्या-क्या संवैधानिक मर्यादाएं होनी चाहिए, इन सब पर एक गंभीर बहस शुरू हो गई है। कर्नाटक सरकार ने इस पूरे मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट से एक न्यायिक घोषणा की संभावना व्यक्त की है और सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश की है कि वो राज्यपाल की भूमिका के बारे में, उसके संवैधानिक मर्यादाओं के बारे में अपने स्टांस को लेके बताए और इस पूरे विवाद पर अपना स्टांस रखे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम इस राज्यपाल के बारे में, ये जो मुद्दा है इसके बारे में हम सारी बातें समझेंगे। हम समझेंगे राज्यपाल की भूमिका हमारे संसदीय व्यवस्था में किस तरीके की होती है, राज्यपाल की संवैधानिक मर्यादाएं क्या है, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां क्या है और इन विवेकाधीन शक्तियों का राज्यपाल इस्तेमाल किस तरीके से कर सकता है। तो आज का ये जो सेशन है हमारा, वो हमारी संसदीय व्यवस्था से संबंधित है, हमारे देश में संघवाद से संबंधित है और हमारे देश में जो राज्यपाल है, जो हर एक राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में हमारे देश में रखा गया है, उसके उसके ऊपर ये हमारा आज का जो डिस्कशन है वो केंद्रित होने वाला है। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं संवैधानिक प्रावधानों के बारे में जो इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। अनुच्छेद 176 कहता है कि राज्यपाल अनिवार्य रूप से प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में किसी भी विधानसभा के अभिभाषण को संबोधित करेगा। अगर किसी राज्य में द्विसदनीय विधायिका है, यानी कि विधानसभा के साथ-साथ विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद को भी राज्यपाल जो है वो अपने अभिभाषण से संबोधित करेगा। अब ये जो अभिभाषण है, ये अभिभाषण किसी राज्य के अंदर जो निर्वाचित मंत्रिपरिषद है, उसकी क्या-क्या नीतियाँ होती है, उसके क्या-क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, इस बात को प्रतिबिंबित करता है। इस अभिभाषण में राज्यपाल के निजी विचार शामिल नहीं होते, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए, मंत्रिपरिषद की सहायता और मंत्रिपरिषद की सलाह पे राज्यपाल से काम करने की जो अपेक्षा की गई है, वो अनुच्छेद 163 के तहत की गई है। यह अनुच्छेद ये कहता है कि राज्यपाल सामान्यतः मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। दरअसल जब हमने अपने देश के अंदर संसदीय व्यवस्था को अपनाया, तो इस संसदीय व्यवस्था को ना केवल हमने केंद्र के स्तर पर, बल्कि हमने केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर अपनाया है। जहाँ केंद्र के स्तर पर भी आपको 2 प्रकार के प्रमुखों की उपस्थिति देखने को मिलेगी। एक तो आपको डी जूरे हेड के रूप में प्रेसिडेंट देखने को मिलेगा और डी फैक्टो हेड के रूप में आपको प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलेगा। उसी तरीके से राज्य के स्तर पर जो संवैधानिक प्रमुख है, वो आपका राज्यपाल है और उसके अलावा जो वास्तविक प्रमुख होता है, वो चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री होता है। तो चूँकि राज्य में संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा, ऐसा संविधान का अनुच्छेद 163 अपेक्षा करता है। और राज्यपाल के पास कुछ विवेकाधीन कार्य भी हैं और वो काम कौन-कौन से काम हैं, इसके बारे में संविधान में स्पष्ट रूप से बताया गया है। और संविधान में ये भी बताया गया है कि प्रत्येक वर्ष सत्र के पहले सदन को संबोधित करना या अभिभाषण देना राज्यपाल का विवेकाधीन शक्ति नहीं है। इसको अनुच्छेद 163 में बहुत ही क्लियरली बताया गया है। तो इसका मतलब ये है कि हाल ही में जो अभिभाषण के दौरान पैराग्राफ राज्यपाल के द्वारा छोड़ा गया या सदन से वॉकआउट किया गया, तो ये सब जो है ये संवैधानिक असंगति का उदाहरण है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रॉपरिटी है, ये संविधान के अनुसार सही नहीं है। तो ये दूसरा अनुच्छेद था जो कि हमारे इसके संवैधानिक इस मुद्दे से जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधानों के बारे में हमें बताता है। साथ ही साथ संविधान सभा में कई सारी बहसें हुई थी, तो इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने अपना दृष्टिकोण इस तरीके से रखा था कि जो राज्यपाल है वो एक स्वतंत्र शक्ति केंद्र नहीं है। एक संवैधानिक प्रमुख है राज्यपाल किसी भी राज्य के अंदर में, ना कि वो एक राजनीतिक अभिनेता है और राज्यपाल पूरे राज्य के लोगों का प्रतिनिधि है, वो किसी दल का प्रतिनिधि नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर राज्यपाल सरकार की आलोचना सार्वजनिक मंच से करता है, तो ये संविधान की मूल भावना के विपरीत है। तो इस मुद्दे से जुड़े ये 3 संवैधानिक प्रावधान थे जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। अब इस पूरे मामले में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सारे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन दिए हैं और अपने स्टांस को ज़ाहिर किया है। जैसे शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1974 के मामले में, जिसमें 7 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो राज्यपाल है, उसको मंत्रिपरिषद की नीतियों के सार्वजनिक आलोचना की शक्ति नहीं है और अगर राज्यपाल ऐसा करता है तो ये एक असंवैधानिक कृत्य है। उसकी विवेकाधीन शक्तियाँ जो होती है, वो व्यक्तिगत नहीं है और राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल केंद्र की मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। यानी कि मैंने आपको बताया कि केंद्र में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, एक मंत्रिपरिषद होता है और चूंकि राज्यपाल केंद्र का एजेंट होता है, तो जाहिर-सी बात है इसी मंत्रिपरिषद जो कि केंद्र में काम करती है, उसके निर्देशन के आधार पे जो राज्यपाल है, वो राज्यपाल अपना विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करता है। तो ऐसा
शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणी है वो ये बताती है कि अगर विवेकाधीन शक्तियों के इस्तेमाल में राज्यपाल अपनी मनमानी करता है या मंत्रिपरिषद की नीतियों की सार्वजनिक आलोचना करता है, तो ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉक्स पास है, यानी कि ये संविधान के मूल्यों के विरुद्ध है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य में कहा। इसके अलावा नबाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर वाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां सीमित हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति में, सदन के विघटन में, अनुच्छेद 356 पे रिपोर्ट देने में या विधेयकों पर सहमति जताने में ये सारी विवेकाधीन शक्तियां हैं। लेकिन अनुच्छेद 175 और 176 के तहत जो अभिभाषण है, जो राज्यपाल प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र में देता है, वो विवेकाधीन नहीं है, वो राज्यपाल का एक कार्यपालिका का सदस्य होने के तौर पे दायित्व है। तो इसका मतलब ये है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में हालिया जो भी कदम उठाए हैं, चाहे वो पैराग्राफ को छोड़ना हो, चाहे वो सदन से वॉकआउट करना हो, वो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के तहत नहीं आता और हालिया ये कदम असंवैधानिक कृत्य के तौर पे पहली नजर में हमें प्रतीत होता है। फिर तमिलनाडु राज्यपाल मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग राज्यपाल को निर्वाचित सरकार की वैध सत्ता को निष्प्रभावी करने के लिए नहीं किया जा सकता है। और राज्यपाल जो है वो एक गाइड की तरह काम करना चाहिए, एक फिलोसोफर की तरफ काम करना चाहिए और एक फ्रेंड की तरह काम करना चाहिए। राज्यपाल किसी भी राज्य सरकार का प्रतिद्वंदी नहीं बनना चाहिए, ऐसा तमिलनाडु राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो इस पूरे मामले से संबंधित हमें कई सारी चुनौतियां दोस्तों उभर के आती है, जो हमारे देश की संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल से जुड़ी हुई है। एक तो हमें यह देखने को मिलता है कि अगर किसी ऐसे राज्य में जहाँ पे बीजेपी या केंद्र में जो सरकार है उसके विपरीत पार्टी की सरकार है, तो वहाँ पे राज्यपाल के पद का राजनीतिकरण हमें देखने को मिलता है, जो हालिया हमें कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में देखने को मिला। अब इसके राजनीतिकरण का प्रभाव ये होता है कि केंद्र राज्य संबंधों में तनाव आ जाते हैं, संवैधानिक परंपराओं का शरण हो जाता है और इसके अलावा राज्यपाल को एक समानांतर शक्ति केंद्र बनाए जाने का भी खतरा उत्पन्न हो जाता है और इससे हमारे देश के अंदर निर्वाचित सरकारों की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अब हमारे देश में सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथ में होती है और जनता ने जिस सरकार को निर्वाचित किया है, अगर उसकी वैधता पर ही प्रश्न चिन्ह लगने लग जाए, तो इससे हमारे देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारे लिए आगे की राह ये हो सकती है कि हम इन विवादों को इस तरीके से लेके आगे बढ़ें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सबसे पहले तो एक न्यायिक स्पष्टता की नीति को बताया जाए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये घोषित किया जाए कि अनुच्छेद 176 एक अनिवार्य है, यानी जो अभिभाषण राज्यपाल द्वारा हर वर्ष दिया जाता है वो अनिवार्य है और ये गैर विवेकाधीन है। ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां नहीं है। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं, जो भी संवैधानिक परंपराएं हैं उनका हम कोडिफिकेशन कर दें, उनका संहिताकरण कर दें। इसके लिए हम अंतर्राज्यीय परिषद या फिर न्यायिक दिशा निर्देशों के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं और इनके माध्यम से हम राज्यपाल के आचरण हेतु कुछ बाध्यकारी मानदंड को भी बना सकते हैं। साथ ही साथ हम संघवाद को सुदृढ़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर केंद्र राज्य संबंधों में तनाव आता है तो इससे हमारे देश में संघवाद कमजोर पड़ता है। तो राज्य के नीति निर्माण में मंत्रिपरिषद की सर्वोच्चता का सम्मान करके हम संघवाद को मजबूत कर सकते हैं और राज्यपाल द्वारा इसमें जो अनावश्यक हस्तक्षेप किए जाते हैं, उस अनावश्यक हस्तक्षेप को सुप्रीम कोर्ट रोक के हमारे देश में संविधान को, संघवाद को सुदृढ़ कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से निष्कर्ष ये निकलता है कि जो हालिया घटनाएं हमें अपने देश के अलग-अलग राज्यों में देखने को मिली है, वो भारत के संसदीय ढांचे के लिए और भारत के संघीय ढांचे के लिए बहुत ही चिंताजनक संकेत है। संविधान राज्यपाल को किसी राज्य के संवैधानिक प्रहरी के रूप में देखता है, न कि नीतिगत वीटो शक्ति के रूप में। जो शमशेर सिंह से लेकर नेबाम रेबिया तक के निर्णय सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो ये इस बात को स्पष्ट करते हैं कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति सीमित है, उसकी विवेकाधीन शक्ति संविधान में परिभाषित है और उसकी विवेकाधीन शक्ति व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि वो केंद्र में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसके निर्देशन पे काम करता है। इसके अलावा हमारे देश में संवैधानिक नैतिकता और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि राज्यपाल का पद एक औपनिवेशिक प्रवृत्तियों की पुनरावृत्ति ना बने। तो चूंकि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, तो उस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए इस पद का राजनीतिकरण न हो, इस पद का दुरुपयोग न हो, इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एज अ सिटीजन भी हमारी होनी चाहिए और हमारे देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए और संविधान के प्रहरी के रूप में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भी इस संदर्भ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा के आधार पे आप इस मेंस के क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा अभिभाषण से इनकार करना संविधान की मूल भावना के विपरीत है। न्यायिक निर्णयों के आलोक में इसकी चर्चा कीजिए।
इसके अलावा आप इस यूपीएससी के प्रीलिम्स एमसीक्यू को भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपके प्रीलिम्स की तैयारी को भी सही दिशा में लेके आगे जाएगा। इसमें आपको 4 स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे। इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन से सही हैं आपको चुनाव करना है और इसका जो आंसर है आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ में। साथ ही साथ अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें मैंने लक्ष्मीकांत की पूरी बुक को कवर किया है, जो कि 7th एडिशन का है। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी देखने को मिल जाएँगे और करंट अफेयर्स के जो भी बर्निंग इश्यूज़ हैं, उन सारे बर्निंग इश्यूज़ पे मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कई सारी वीडियोज़ बनाई हैं। तो आप अपनी तैयारी को उन सारी वीडियोज़ के अलावा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उन सारे वीडियोज़ के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सही तरीके से अपनी तैयारी को लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो मिलता हूँ आपको अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।